नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में जो फिजिक्स है उसके लगभग 40 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और बाकी के आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आज लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंतर्गत सोल्व करेंगे और कई सारे नए कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और अब जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उन्हें ध्यान से समझें, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपकी एसएससी और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 2। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण है। तो दोस्तों तालाब में जो एक पत्थर रखा रहता है, जो कि अब तालाब में पत्थर रखा रहेगा तो वह उसके निचले तल में होगा और वह पत्थर हमें ऊपर थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो वह प्रकाश के किस गुण के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है? तो वह देता है, जल्दी बताइए, आप दीजिए इसका आंसर फटाफट। किसके कारण होता है दोस्तों? जल्दी बताएं फटाफट, किसके कारण होता है? तो वह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने बताया था। अब बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो प्रकाश के अपवर्तन में यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब मान लो कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, और अगर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो इसी कारण यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब में पड़ा हुआ पत्थर हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। आपने कई बार पढ़ा होगा, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो हमें आसमान लाल रंग का दिखाई देता है वह किसके कारण होता है? फटाफट आंसर दीजिए, किसके कारण होता है दोस्तों? तो वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो गाड़ियों में जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो ड्राइवर के साइड में जो मिरर लगाया जाता है, जो दर्पण लगाया जाता है, वह कौन सा दर्पण होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। तो हमारा आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के द्वारा हम गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज हैं? जल्दी बताइए दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है यह किस प्रकार की किरण पुंज है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो प्रकाश की किरण हमारी पृथ्वी पर आती है तो वह समांतर किरणें होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें आती हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ठीक है दोस्तों, सुविधाजनक होता है। बताइए, जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा कलर होता है? बताइए फटाफट। तो ऐसे कलर होते हैं लाल और हरा। ठीक है दोस्तों, दो कलर होते हैं, कौन कौन से? लाल और हरा। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों आंसर। कैमरे में जो लेंस होता है वह कौन से प्रकार का लेंस होता है?
आंसर दीजिए फटाफट। कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कैमरे का लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रखा है और स्टार लगा लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति अपने नेत्र को दान करता है तो उसके नेत्र के कौन से भाग को दान किया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है। फटाफट दीजिए आंसर। क्या होगा? तो आंसर होगा कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? कॉर्निया। ठीक है, नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वह होता है कॉर्निया। और अगर बात करें दोस्तों रेटिना की, तो रेटिना पर आपको पता होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और लेंस, हमारी आंखों में एक लेंस होता है और हमारी आंख का लेंस कौन से प्रकार का होता है दोस्तों? तो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वह कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी दोस्तों? दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती है तो कौन सा दोष होता है दोस्तों? तो वह होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, मायोपिया। ठीक है दोस्तों, तो उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा रोग है उसको? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया। और अगर उस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं, और अगर उस व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की दिखाई नहीं देती तो फिर उसे होता हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, यानी कि दूर दृष्टि दोष। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशिक तंतु संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो तंतु प्रकाशिकी यानी जो ऑप्टिकल फाइबर का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें संकेत को किस रूप में भेजते हैं? क्या प्रकाश तरंगे या रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या विद्युत तरंगों के रूप में हम संकेतों का संचारण करते हैं? तो जल्दी इसका आंसर दीजिए, किस रूप में हम संकेतों को भेजते हैं? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है तो किस रूप में भेजते हैं? हम भेजते हैं प्रकाश तरंगों के रूप में। ठीक है दोस्तों, और मैंने बता रखा है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों। बात हो रही है निकट दृष्टि दोष मायोपिया की, तो यह दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट से मैंने ट्रिक बताई थी, निकट में अ आता है बोलने में, तो अवतल लेंस किसके द्वारा दोस्तों? कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में अवतल या नतोदार, ठीक है, जिसे कॉनकेव बोला जाता है। तो ठीक है, आप याद रखना क्या? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। और अगर बात हुई कि जो दोष है वह दूरदृष्टि दोष है तो उसे किस लेंस के द्वारा दूर किया जाएगा? तो फिर उसे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा दूर किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो हमारी सबसे छोटी छाया होती है दोस्तों 21 जून को। ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा जब हम कुछ ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे या जब जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको इसका अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो कब हमारी छाया हमको सबसे छोटी दिखती है? तो वह दिखती है हमें 21 जून को।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्त विद्युत चालक है? जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और बताया भी था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर, ठीक है, इसे Ag से डिनोट किया जाता है। क्या होता है सबसे अच्छा चालक विद्युत का? तो वह होता है चांदी। और अगर बात करें तांबा की, तो जो तांबा होता है वह उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है दोस्तों, जल्दी बताइए इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। विद्युत धारा की बात हो रही है दोस्तों, विद्युत धारा को तो हम एक आंसर को काट देते हैं अर्ग और यहां लिख देते हैं हम क्या, एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, तो अर्ग को काटकर आप क्या कर लेना, एम्पियर। और अगर बात करें कि जो मोल है यह किसकी इकाई होती है, किसका मात्रक होता है, तो यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। और बात करें कैंडेला, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर है क्या, केल्विन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है दोस्तों। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, ठीक है दोस्तों। तो V बराबर IR होता है ओम का नियम, और यह धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। और ये जितने भी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये मैंने साइंस की जो हम क्वेश्चन की सीरीज सोल्व कर रहे थे उसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। तो आप उन वीडियो को देख लें, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, करीबन 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो हैं, और 15-20 वीडियो होंगे, तो आप उनको जाके देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट हम साइंस के उसमें समझ चुके हैं। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ठीक है दोस्तों, आपने बिजली के बल्ब देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं बिजली के बल्ब। और जो ये पीछे वाला इसका जो फिलामेंट होता है यह बना होता है किस तत्व का? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, किसका बना होता है, फटाफट बताइए, जल्दी करिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, टंगस्टन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए दोस्तों, तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा सा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अर्धचालक होता है। तो बताइए, आपको पता है इनमें से कौन सा एक अर्धचालक है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप बनी होती है वह इनमें से किसकी बनी होती है? तो वह बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है। और मैं आपको अर्धचालक का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है दोस्तों? जब जो सेमीकंडक्टर रहते हैं, अगर इनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वह लो होता जाता है, वह डिक्रीज होता जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, स्थिर विद्युत की बात हो रही है, तो इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो फटाफट आंसर करिए, किसके नियंत्रण के लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषक को नियंत्रण करने के लिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
प्रकृति में अनुचुंबकीय है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय होता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो जो ऑक्सीजन है वह अनुचुंबकीय होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ठीक है दोस्तों, तो अब बात हो रही है पृथ्वी की, और यहाँ पर पृथ्वी को क्या माना है? एक चुंबक। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कौन सी दिशा में विस्तृत होता है? वह दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या? ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? यानी कि मास नंबर कितना होगा? तो बताइए, जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, कितना होगा मास नंबर? बताइए मास नंबर क्या होता है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, आप सभी को मैंने मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो क्या हो गया इसका? मास नंबर 4। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, बात हो रही है क्या? प्रोटॉन की संख्या तो समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान यानी कि क्या दोस्तों? उसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वह एक समान है, और उसके अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है यानी कि उसका परमाणु भार क्या है दोस्तों? अलग अलग है, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? समस्थानिक। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा जाता है? समस्थानिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जल्दी बताइए दोस्तों, मैंने आपको इसका आंसर बता रखा है। तो नाभिकीय जो भट्टी होती है उसके निर्माण में सबसे अनिवार्य तत्व होता है जर्कोनियम। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायता से हम नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, 70 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वह विधि कौन सी होती है दोस्तों? वह विधि होती है यूरेनियम। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि के द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा भी किसी भी तत्व एलिमेंट की आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो यह थोड़े कम जो पुराने वस्तुएं होती हैं उनके लिए काम में लिया जाता है कार्बन डेटिंग, और थोड़ी ज्यादा पुरानी जो वस्तु होती है, क्योंकि पृथ्वी बहुत ही पुरानी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? यूरेनियम विधि का। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, कुलिज नलिका का प्रयोग इनमें से क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो जो कुलिज नलिका होती है उसके द्वारा हम एक्स किरणों को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं दोस्तों? एक्स किरणों को। और अब आप बताइए कि एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी धातु ऐसी है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? आंसर बताइए फटाफट, इनमें से कौन सी एक धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? तो आंसर होगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर होता है, एक अर्धचालक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए
ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा आंसर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी कि जो तैरने के नियम है वह इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे? जल्दी आंसर करिए दोस्तों, आप सभी को मैंने बता रखा है इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करिए। इसका आंसर है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी। ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा तैरने के नियम दिए गए थे। और अगर फिर बात करें कि गैलीलियो, तो गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। और बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने तो फिजिक्स में कई सारी खोजें की हैं, जैसे कि गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऐसे कई सारी खोज न्यूटन के द्वारा की गई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो जो हवाई जहाज है उसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी राइट ब्रदर्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज की खोज की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, मेडिकल डॉक्टर्स द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आपने डॉक्टर के पास एक उपकरण देखा होगा, जो वो हमारे जो हमारी पल्स होती है या हमारी जो सांसें होती हैं उसे चेक करने के लिए वह अपने कान में और फिर हमारे चेस्ट पर एक उपकरण लगाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स उसे कान में लगाते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टेथोस्कोप। ठीक है, डॉक्टर्स के पास जो उपकरण होता है उसे कहा जाता है स्टेथोस्कोप। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो हमारे समुद्र में जो वस्तुएं डूब जाती हैं, जैसे मान लो कि कोई जहाज डूब गया, तो अब हमें उसकी स्थिति पता करनी है। यानी कि मान लो उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सामान हो जिसकी हमें जरूरत हो, या किसी और के हाथों अगर वह सामान लग जाए तो किसी देश के लिए बहुत हानि होगी। तो उस वस्तु की हमें स्थिति जानने के लिए हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? आंसर बताइए जल्दी दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए इसका। मैंने आपको इसका भी आंसर बता रखा है और इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सोनार। ठीक है, और सोनार का फुल फॉर्म बताइए फटाफट। SONAR, मैंने बता रखा है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, तो वह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन या तो रिपीट हो रहे हैं या उनमें कुछ प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो उसके लिए मैं उन क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, मैं उन्हें करेक्ट करके फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? जल्दी आंसर करिए दोस्तों, और इस क्वेश्चन पर फटाफट स्टार लगा लीजिए, अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों, बताइए फटाफट आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? यानी कि इनमें से एक कौन सा ऐसा राशि है या एक कौन सी ऐसी राशि है जो व्युत्पन्न राशि नहीं है? ठीक है, जो एक मूलभूत राशि है, फंडामेंटल यूनिट है, क्या है इनमें से? बताइए फटाफट जल्दी आंसर दीजिए। 83, बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा द्रव्यमान, ऑप्शन बी। द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? मास। ठीक है दोस्तों, तो यह मूलभूत राशि होती है। क्या होती है? एक मूलभूत राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है द्रव्यमान। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए, इनमें से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है?
तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम ऑप्शन पहला पढ़ें तो बल, ऑप्शन है क्या बल। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए। अगर आप बल का मात्रक बता देते हैं तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल जाएगा। बताइए बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक नहीं है, तो हमें मिल गया पहला ही ऑप्शन, क्योंकि बल का मात्रक सिर्फ क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बल। और अगर बात करें कार्य, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा या किसी भी प्रकार का कार्य, तो इनका मात्रक एक ही होता है, न्यूटन इंटू मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता होगा, जल्दी बताइए। क्रिकेट गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, तो वह होगा 36 से 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से हमें कितने कोण पर, कितने एंगल पर उस बॉल को मारना होगा, तो वह 45 के एंगल पर। ठीक है, और अगर आप किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहते हैं तो उसे 45 डिग्री के एंगल पर आप अगर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तक जाएगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री का कोण बनाकर हमें उस क्रिकेट बॉल को मारना होगा ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, फटाफट आंसर करें। क्या होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से, जल्दी बताइए। तो वह होता है पारा। क्या होता है दोस्तों, पारा, Hg से इसे हम लिखते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पारा, और यह ऊष्मा का एक बहुत अच्छा चालक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जैव पद्धति होती है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से ऐसी कौन सी पद्धति होती है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वह होती है सोनोग्राफी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा नया है तो ध्यान रखें कि जो सोनोग्राफी होती है उसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, जब एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए। कितनी होती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। ठीक है, कितनी होती है, अनंत संख्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। 1 मीटर से कम, यानी कि उस व्यक्ति को बहुत निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो कौन सा दोष होता है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में यानी हाइपर मायोपिया में निकट की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, यानी कि इनमें से प्रकाश की गति सबसे कम किस में होगी। तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, किस में होगी, फटाफट आंसर दीजिए। मैंने बता रखा है इसका कॉन्सेप्ट आपको। जो प्रकाश की गति होती है वह सबसे कम होती है सॉलिड में। ठीक है, फिर उससे ज्यादा होती है लिक्विड में। ठीक है, उससे ज्यादा किसमें होती है, लिक्विड में, और फिर उससे ज्यादा होती है गैस में। ठीक है, साउंड में उल्टा होता है, साउंड में ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में। परंतु लाइट में क्या होता है, सॉलिड में कम, फिर उससे ज्यादा लिक्विड में और फिर उससे ज्यादा गैस में।
तो आपको अब समझ में आया होगा, तो अब आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा आंसर? प्रकाश की गति इनमें से किसमें न्यूनतम होगी? तो वह होगी कांच में, क्योंकि कांच क्या होता है? एक सॉलिड होता है, ठीक है। ग्लास क्या होता है? सॉलिड होता है, तो सॉलिड में प्रकाश की गति कम होगी, ठीक है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा प्रकाश की गति किसमें होती है, तो वह होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, आप सभी को पता होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी सोल्व किया था, मेरे को ऐसा ध्यान है। अब आप बताइए जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या होगा? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जा सकती है? बताइए आंसर जल्दी दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेलेनियम इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? ठीक है दोस्तों, जो चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है वह इनमें से किससे स्वतंत्र होता है? तो बताइए इनमें से किससे स्वतंत्र होता है विद्युत प्रतिरोध? बताइए आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा आंसर? आंसर होगा उसका दाब, ठीक है दोस्तों, उसके दाब से उसके विद्युत प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? ठीक है दोस्तों, यानी इनमें से किसमें चुंबक उपस्थित होता है, यानी कि चुंबक के बिना ये जो उपकरण है यह काम नहीं करते। तो ऐसा कोई उपकरण है क्या? बताइए। जो घंटी होती है या जो हमारी डोरबेल होती है उसमें भी चुंबक होता है, धुलाई मशीन, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी चुंबक होता है, और फैन उसमें भी चुंबक लगा होता है। तो हमारा आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या होगा? इसका आंसर मंदक, ठीक है दोस्तों, क्या होगा? मंदक के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हमने इस दो पार्ट में मिलकर हमने फिजिक्स के कितने 100 क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को दोनों वीडियो अच्छे से देखना है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी जाकर देखे, क्योंकि उसमें हमने शुरुआती 40 क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोनों पार्ट आपको देखना है, और साइंस की डेली क्लास आती है तो आप डेली क्लास को अटेम्प्ट करें, ठीक है। और करंट अफेयर भी डेली आ रहे हैं तो आप उनको भी ध्यान से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।